जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग मिशन नेट जेआरएफ क्लास में देखेंगे शिक्षण के प्रकार। ठीक है, शिक्षण के प्रकार से यूजीसी नेट में हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम लोग हेडिंग देंगे शिक्षण के प्रकार। शिक्षण का जो प्रकार है वो अलग अलग आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है अलग अलग आधार पे इसके प्रकार देखेंगे और हर आधार पे आपको कम से कम तीन तीन प्रकार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि शासन व्यवस्था के आधार पर जो पहला है वो क्या है, तो शासन व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, तो शासन व्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो कहेंगे सर इसके अंदर भी ये तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है? तो तीन प्रकार है। ठीक है, अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो कहेंगे कि सर पहला जो है वो क्या है? निरंकुश शिक्षण। पहला क्या है? निरंकुश शिक्षण है। शिक्षण, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि निरंकुश शिक्षण में क्या होता है। ठीक है, याद कीजिए, यानी निरंकुश शिक्षण किसे कहते हैं? निरंकुश शिक्षण देखिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी इसके अंदर जो शिक्षण का संचालन होता है वो किसी शासक या किसी राजा के अधीन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी निरंकुश शिक्षण क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जो है शासक की इच्छा के अधीन होता है। ठीक है, जैसे प्राचीन राजतंत्र में जो शिक्षा का संचालन होता था ना वो राजा के अधीन होता था। ठीक है, राजा मतलब शासक, शासक मतलब राजा, यानी जो उस समय राजतंत्र था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जो है किसके अधीन था? लिखो, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक के अधीन होता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक के अधीन होता है, ऐसी शिक्षण व्यवस्था को हम लोग निरंकुश शिक्षण कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जैसे प्राचीन काल की शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, जैसे प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का संचालन, जो भी है लिख सकते हैं। यानी निरंकुश शिक्षण के अंतर्गत क्या आ गया कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो राजा के अधीन होता था, यानी राजा जो चाहे वो करेगा, यानी राजा जो चाहेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे निरंकुश शिक्षण। समझ में आ गया सबको? निरंकुश शिक्षण किसे कहते हैं? दूसरा होता है हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण में देखिए क्या होता है कि दूसरा इसका लिखिए लोक शिक्षण प्रणाली। ठीक है, यानी दूसरा जो होता है लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर होगा आपको कि जो लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र यानी जनता। ठीक है, तो जो लोकतंत्र में है वो पावर किसके पास होता है? जनता के पास होता है।
ठीक है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम लोग शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जो है वो जनता के इच्छा के अनुसार हो जाता है, ठीक है। यानी जनता जो चाहेगी वैसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या सोच के देखिए कि ये पॉसिबल है ना? तो ये जो है व्यावहारिक रूप से कहीं न कहीं ये संभव नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो लोगों यानी जनता की इच्छा के अनुसार शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यावहारिक नहीं है, ठीक है। एक बार सुनिए, तो इसमें क्या बोलेंगे? यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो शिक्षण प्रक्रिया का संचालन है वो जनता की इच्छा के अनुसार होता है, जो कहीं भी व्यावहारिक नहीं है। यानी इसमें लिखो कि शिक्षण शिक्षण जनता के इच्छा के अनुसार होता है, जो व्यावहारिक नहीं है, ठीक है। यानी शिक्षण जो है जनता के इच्छा के अनुसार होता है, जो व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में क्या होगा, जो लोग जैसा चाहेंगे, अब हम कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और कहेंगे, कोई और कुछ और कहेगा, तो इस हिसाब से जो है हम देखेंगे कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली शिक्षण व्यवस्था भी जो है व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। आई बात समझ में? इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं, तीसरा जो कैटेगरी हमारा वो है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण तीसरा हस्तक्षेप रहित शिक्षण, ठीक है। यानी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण। शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण में बोले तीन प्रकार होता है, एक है निरंकुश शिक्षण, दूसरा है लोकतांत्रिक शिक्षण और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अब इसमें देखिए क्या होता है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण में जो है जो हमारा शासन व्यवस्था होती है, यानी जो कह लीजिए सरकार, ठीक है। तो जो शासन व्यवस्था यानी सरकार की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और उसमें जो है विद्यार्थी किसी भी स्वरूप के अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसा है, इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है अलग अलग प्रकार का जो है एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, यानी एक कोर्स आपको दे दिया गया है, ठीक है। कि आपको ये करना है, ये करना है। जैसे 10th का ये सिलेबस है, अगर आपको 10th करना है तो 10th का ये सिलेबस है और इसमें आपको ये पढ़ना है। 12th करना है तो 12th में भी हर कैटेगरी का है, भाई आपको साइंस पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है। आर्ट पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में अलग अलग स्ट्रीम है, उसमें आपका फिर अलग अलग उसका कोर्स है, ठीक है। फिर पीजी करेंगे तो देखेंगे कि आपको जो है शिक्षण के लिए विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण किया गया है, ठीक ना। तो उस स्वरूपों में से आपको जो पसंद है, ठीक है, वो आप चूज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए लाइट कट गया, पसंद दे रहा है आप लोग तो समझ में आ रही बात है कि यानी आपको शासन व्यवस्था की तरफ से यानी सरकार की तरफ से एक शिक्षण का विभिन्न स्वरूप का निर्धारण कर दिया गया है और उसमें जो आपको पसंद है उस स्वरूप का आप अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। और ये अध्ययन करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, बाध्य नहीं होते हैं कि नहीं आपको यही पढ़ना है, ठीक है। बाध्य कब होते हैं, जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट पर। अब ऐसा नहीं है कि आप साइंस रख लिए और आप आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं। साइंस का फिर अलग अलग उसका प्रक्रिया दिया गया है, साइंस में भी अलग अलग आपका कोर्सेज है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सर बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे कि यानी क्या है कि सरकार के द्वारा या शासन व्यवस्था के द्वारा या फिर जो भी बोर्ड है उस बोर्ड के द्वारा जो है शिक्षण के अलग अलग स्वरूपों का निर्धारण किया गया है और उन स्वरूपों को विद्यार्थी अपने स्वतंत्रता से, ठीक है, यानी निर्भीक होकर के वो कोई चीज भी कोर्स को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं,
है ना। और ये जो प्रणाली हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में अभी देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए लिखिए इसको। हस्तक्षेप रहित शिक्षण में क्या होता है, शासन व्यवस्था के या शासन की तरफ से शिक्षण के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थी ने उन स्वरूपों में से किसी भी विभिन्न निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थी उन स्वरूपों में से किसी भी किसी भी स्वरूप में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यानी शासन व्यवस्था की तरफ से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण किया जाता है और विद्यार्थी उन स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप के अध्ययन कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में लिखिएगा कि जैसे भारत की शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। यानी जो शासन व्यवस्था के आधार पे जो है हमारा 3 प्रकार है। पहला हो गया निरंकुश शिक्षण, दूसरा हो गया लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली और तीसरा हो गया हस्तक्षेप रहित शिक्षण। कोई दिक्कत? अब निरंकुश में क्या हो गया, याद करने का तरीका देखिए। आप लोग को याद होना चाहिए सबसे पहली बात, है ना, और कॉन्सेप्ट को पकड़ना है ना। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बताना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक के अधीन हो जाता है। ठीक है, और इसे प्राचीन काल के शिक्षण व्यवस्था आ गया। ठीक है, लोकतांत्रिक में जनता की इच्छा के अनुसार होता है। लोकतांत्रिक में शॉर्ट नोट में भी बना सकते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली जनता की इच्छा के अनुसार। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण यानी सरकार की तरफ से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण, शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण और उसमें से किसी एक स्वरूप को रख के आप अध्ययन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा लाइट कट गया है तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, है ना। चलिए अगला जो हमारा वो है अधिगम स्तर के आधार पर। क्या है? अधिगम स्तर के आधार पे। लिखिए दूसरा है अधिगम स्तर के आधार पे। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। दूसरा अधिगम स्तर के आधार। ठीक है, अधिगम स्तर के आधार पे भी आपको 3 प्रकार होते हैं। हम शुरू में ही बोले थे हर एक आधार पे उसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आता है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर पर शिक्षण। पहला क्या है इसका? स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर यानी याद स्मृति यानी मेमोरी। ठीक है, तो स्मृति स्तर में क्या होता है, यानी स्मृति स्तर जो है एक तरह से देखिएगा ये ज्यादातर छोटे बच्चों पे लागू होता है। ये शिक्षण जो है वो छोटे बच्चे पे लागू होता है और यह एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? तो मानसिक प्रक्रिया है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम धारणा या प्रत्यास्मरण या प्रत्यक्ष विज्ञान आदि चरणों में मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में
जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है, जैसे कि इस स्तर में के शिक्षण में विद्यार्थी अध्ययन की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, उसे समझा नहीं जा सकता। यानी बच्चों को जब आप शिक्षण देते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, समझाते हैं नहीं ना। यानी बच्चों को शिक्षण देते हैं, यानी एक तरह से ये समझिए कि स्मृति स्तर का शिक्षण जो है सबसे पहले लेवल 1 के शिक्षण है, यानी आप शिक्षण जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको शिक्षण दिया जा रहा है। तो जब स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग के समय बच्चे को ना रटने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। देखते होंगे कि आप जो है पहला क्लास का, दूसरा क्लास, तीसरा, चौथा तक क्लास तक के बच्चे को रटने पे विशेष विशेष फोकस दिया जाता है। जैसे कोई भी स्कूल में होमवर्क दिया जाता है और कहा जाता है इसको याद करके आने के लिए, ये नहीं कहा जाता इसको समझ के या अपने से खुद से लिख के लाने के लिए, नहीं, टीचर उसको लिखवा देते हैं और उसको कहते हैं इसको याद करके आने के लिए। तो ये जो याद करके आने के लिए कहते हैं, ये कैसा स्तर हो जाता है उसका, स्मृति स्तर। यानी इसमें ये कह सकते हैं, यानी इस शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम के विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, उसको समझा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस पे जो है रटने पे ज्यादा बल देता है, रटने पर बल देता है ना। समझाया नहीं जाता है या समझा नहीं जाता, समझा, चलिए लाइन भी आ गई, समझा नहीं जाता, ठीक है। तो सिंपल है, स्मृति स्तर में क्या होता है कि रटने पे बल देता है, इसमें समझा नहीं जाता है ना। सिंपल सा समझिए, देखिए बहुत बड़ा भास्ट लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है। स्मृति स्तर रटना है, स्मृति स्तर रटना है, समझना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का दूसरा जो होता है अवबोध स्तर, ठीक है। अवबोध स्तर, इसमें थोड़ा सा अब आगे इसका बढ़ेंगे। अवबोध अवबोध स्तर, ठीक है। अब अवबोध स्तर पे रटने के साथ साथ समझने का भी काम करेंगे। क्या है, रटने के साथ साथ अब समझने का काम करेंगे, यानी अब यहाँ पे विषय वस्तु को जो है थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ अलग अलग उदाहरण देंगे, ठीक है, जिससे बच्चे क्या करें अब उसको समझने की कोशिश करें। यानी इसमें एक तरह से कर लिए समझाया जाता है, यानी समझ विकसित की जाती है। समझ विकसित समझ विकसित किया जाता है, यानी इसमें समझाया जाता है ना। रटने पे अभी उतना फुल्ली रटने पे बंद नहीं किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा रटने पे कम कर दिया जाता है, बट समझाने पे ज्यादा फोकस, माइक चेक करना होता है क्योंकि बीच में माइक नहीं जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये अवबोध स्तर। अवबोध स्तर में क्या हो गया, समझ पे विकसित, समझ विकसित किया जाता है, यानी बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। अब जो अगला हमारा आता है विमर्शी स्तर का शिक्षण, यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं तीसरा विमर्शी स्तर, ठीक है। पहला स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर और तीसरा विमर्शी स्तर। अब इसमें देखिए विमर्श जो है एक तरह का क्या है, ये भी अब मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। विमर्श बोलते हैं ना आपस में कोई बात पे विमर्श करना है, ठीक है। तो इसमें शिक्षण के अंतर्गत जो है कुछ सोचनीय बिंदु पर हम लोग विश्लेषण करते हैं, ठीक है। यानी समझ, इससे क्या होता है हमारा समझ विकसित होती है, यानी इस प्रकार का शिक्षण जो है समस्या के समाधान पर ज्यादा बल देता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसमें हम लोग विमर्श स्तर में जो है इसी बिंदु पर हम लोग विचार प्रकट करते हैं, है ना, विमर्श करते हैं। इसमें जो है चीजों को अब जो है न रखते हैं, उस पे हम लोग आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। तो इसमें देखेंगे यह विमर्श जो है क्या, सबसे पहले ये मानसिक प्रक्रिया है, ये जो है क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। और प्रमुख काम जो है इसमें हम लोग समस्या समाधान प्रस्तुत करते हैं, समस्या
ठीक ना। यानी विमर्शी स्तर जो है, ऐसे समझिए कि विमर्शी स्तर में हम लोग मानसिक प्रक्रिया है और ये समस्या समाधान पे बल देते हैं। यानी आपके अंदर जो है पहला स्टेज में आप लोग क्या करते हैं, रखते हैं, दूसरा स्टेज में रखने के साथ समझते हैं और तीसरा स्टेज में न रखते न समझते हैं, अब सीधे जो समस्या है उसके समाधान पे बल देते हैं। यानी सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर आ गई है और हम लोग अब थर्ड स्टेज यानी विमर्शी स्तर पे पहुंच चुके हैं। इसलिए हमारा अब संज्ञानात्मक विकास हो चुका है, इसलिए हम लोग अब समस्या समाधान पे फोकस करते हैं। समझ में आ गई बातें। अब उसके बाद है हमारा जो है शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण। ठीक है, शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर हम लोग देखेंगे। इसमें भी जो है आपको जो है 3 प्रकार देखने को मिलेगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। हम्म तीसरा तीसरा क्या है, शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। थोड़ा सा कम चल रहा है, 1 मिनट की। क्या है, शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। अरे सुनिए, यानी शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पे। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपका 3 प्रकार होता है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका औपचारिक शिक्षण। क्या होता है, सबसे पहले औपचारिक शिक्षण। चलिए लिखते हैं औपचारिक शिक्षण। इसका जो पहला है वो है औपचारिक शिक्षण। ठीक है, नाम से क्लियर है, औपचारिक यानी फॉर्मल। ठीक है, यानी इस प्रकार के जो शिक्षण में जो है कुछ नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी फॉर्मल है, औपचारिक है, बोलते हैं ना। यानी ये जो आपको कुछ नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि यानी इस प्रकार के जो शिक्षण होते हैं उसमें कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं। बाध्यकारी नियम का मतलब क्या हो गया कि ऐसे नियम जो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जिनको आपका जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, यानी आपको मानना ही पड़ेगा। इसमें जो है आपका स्थान, समय, पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधि इत्यादि का संबंध नियम से है ना। अब यहाँ पे बोलेंगे बाध्यकारी नियम मतलब कौन सा नियम सर, है ना, कोट करने वाला नियम नहीं। बाध्यकारी नियम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको शिक्षण एक ऐसी जगह पे जाके ही लेनी पड़ेगी, यानी आपका स्थान फिक्स है, वहीं पे आएंगे तो आपको शिक्षण मिलेगा, उसी समय आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेगा, जो पाठ्यक्रम दिया गया वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे नियम आपको मानने पड़ेंगे, है ना। ये नहीं कि अपने घर में हम बैठ के पढ़ेंगे और टीचर कहीं और रहेंगे, है ना, और पाठ्यक्रम कुछ और पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यानी जो है इसमें कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं, यानी जो है जैसे लाइक स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, यूनिवर्सिटी की शिक्षा, किसी इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग संस्थान में हम लोग जो पढ़ने जाते हैं वो शिक्षण, ये सारे जो है हमारे औपचारिक शिक्षण में आते हैं। समझ आई बात है, यानी ये कहेंगे कि इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं, यानी कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं। अब वो बाध्यकारी नियम क्या क्या होंगे, तो जैसे आपको जो है स्थान, ठीक है, यानी शिक्षण जो है एक स्थान पे ही आगे प्राप्त करना पड़ेगा, समय का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, पाठ्यक्रम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, समय, स्थान, समय और पाठ्यक्रम का पालन करना ही पड़ेगा।
ठीक है। और ये जो होते हैं औपचारिक शिक्षण संपूर्ण व्यवस्था और पूर्व नियोजित होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं कैसे होते हैं, पूर्व नियोजित होते हैं, पूर्व नियोजित होती है। ये पूर्व नियोजित होती है, यानी आपको कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा चीज पढ़ाना है, ये पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो डिग्री प्रदान करना या व्यवसाय अर्जन करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य, इस शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है उद्देश्य, यानी आपको डिग्री, ठीक है, आपको जो है, सॉरी डिग्री गलत लिखा गया, डिग्री डिग्री प्राप्त करना है या व्यवसाय अर्जन, ठीक है, करने के लिए शिक्षा दी जाती है। यानी इसका उद्देश्य डिग्री प्रदान करना है या फिर व्यवसाय अर्जन करने के लिए करवाई जाती है। यानी औपचारिक शिक्षा समझ में आ गया आप लोग को। औपचारिक शिक्षण कैसा, कौन सा शिक्षण होता है, तो यानी आपका ये बाध्यकारी नियम से बद्धे होते हैं। इसमें स्थान, समय, पाठ्यक्रम जो है उसको आपका पहले से डिसाइडेड होता है, जो पूर्व नियोजित होती है, और इसका उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है। चलिए दूसरा चलते हम लोग के पास है अनौपचारिक शिक्षण। दूसरा हम लोग देखेंगे अनौपचारिक शिक्षण, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग अपने कॉपी में नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए दूसरा है इसमें, पूरा मिटा देना, अनौपचारिक इसमें लिख देते हैं अनौपचारिक, ठीक ना। अब देखिए जैसे औपचारिक शिक्षण था, ठीक है, और जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, जस्ट उसका उल्टा उल्टा कर दीजिए। जो औपचारिक शिक्षण अभी आपने देखे उसका जस्ट उल्टा करिएगा तो वो अनौपचारिक हो जाएगा। यानी इस प्रकार का जो शिक्षण, इसमें समस्त बाध्यता इसी नियम से मुक्त होते हैं, ठीक है। यह अनौपचारिक शिक्षण के जस्ट विपरीत होता है। इसमें लिखेंगे औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, ठीक है। तो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है, औपचारिक शिक्षण से ये विपरीत होता है। जैसे आप देखिए औपचारिक शिक्षण में क्या होता है कि जैसे उसमें समय की बाध्यता होती है, स्थान की बाध्यता होती है, पाठ्यक्रम की बाध्यता होती है, और यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। आपको जो पढ़ना है पढ़िए, जहाँ पढ़ना है पढ़िए, जैसे पढ़ना है पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर कहेंगे कि सर ये ऐसे इसमें कौन से शिक्षण आएंगे, तो बोलेंगे प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा जो है इसके अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। ऐसी शिक्षा जो ना आपको समय के मतलब है, इसमें डिग्री भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला जो हमारा तीसरा है वो होता है निरौपचारिक शिक्षण। क्या होता है, निरौपचारिक शिक्षण। निरौपचारिक शिक्षण, अब देखिए निरौपचारिक शिक्षण में क्या होता है कि बस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं जो होती है वही हमारा निरौपचारिक शिक्षण होती है। यानी इसमें आपका, ठीक है, यानी औपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक चारिक को मिलाने पे हमें मिलता है निरौपचारिक, ठीक है। यानी औपचारिक को और अनौपचारिक को जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा,
आपका निरौपचारिक मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यानी आपको कुछ नियम बाध्यकारी होंगे और कुछ नियम बाध्यकारी नहीं होंगे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको हर नियम को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए औपचारिक में क्या बोले थे कि स्थान, समय और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो निरौपचारिक में स्थान का कोई मतलब नहीं है, समय का कोई मतलब नहीं है, पाठ्यक्रम आपको एकदम मतलब रखना है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम आपको जो दिया जाएगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा। समय का मतलब ये नहीं कि आपका समय जो है क्लास का टाइमिंग है मेरा कि जैसे आपको 10:30 बजे क्लास जाना है, 4 बजे क्लास से छूट जाना है, नहीं वो समय नहीं। यानी यहाँ पे कोर्स का समय है कि आपको जैसे 3 साल का कोर्स है, कोई 5 साल का कोर्स है, तो ये समय यहाँ पे बाध्यकारी होगा। लेकिन ये किसी कॉलेज में डिग्री जा करके आपको क्लास से नहीं करनी है, ठीक ना। क्लास में आपको 10:30 बजे एकदम प्रेजेंट हो जाना है तभी आपको शिक्षण प्राप्त करना, नहीं। आपको पाठ्यक्रम दे दिया गया, आपको जैसे पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है बस पढ़ते रहिए, समय आएगा एग्जाम दीजिए और अपना यहाँ पे डिग्री ले लीजिए, ठीक है। ये वाला समय, ठीक है। तो देख समझ में आ गया होगा आपको कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को जब मिलाएंगे तो वो हमारा हो जाता है निरौपचारिक। इसके अंतर्गत जो शिक्षा आती है वो आती है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत सारे लोग डिस्टेंस से डिग्री लेते होंगे, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो कैसा शिक्षण है, तो वो कहेंगे सर निरौपचारिक शिक्षण है। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी इसमें डिग्रियां भी मिलती है, जैसे औपचारिक में डिग्री मिलती है ना, तो निरौपचारिक में भी डिग्री मिलती है। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। चलिए इसको मिटा दें। अब सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला उद्देश्य के आधार पे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। जो हमारा चौथा है वो है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। यानी उद्देश्य के आधार पर भी हम जैसे शुरू में बता दिए हुए हैं कि हर आधार पे जो है 3-3 वर्गीकरण किया गया है। और ये जो उद्देश्य के आधार पे जो वर्गीकरण है ये किसने किया है, तो कहेंगे सर ये जो है बी.एस. ब्लूम ने। बी.एस. ब्लूम जो है एक शिक्षण मनोवैज्ञानिक है, तो वो अपनी पुस्तक, उसका जो पुस्तक का नाम है वो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, है ना। यानी इंग्लिश में कहेंगे द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में जो है इसने इसको 3 रूप माना है। यानी ये लिखेंगे यहाँ पे जो बी.एस. ब्लूम ने अपनी पुस्तक बी.एस. ब्लूम ने अपनी पुस्तक अपनी अपनी पुस्तक या किताब जो भी है ना, पुस्तक का नाम क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक है। यानी बी.एस. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में कितने वर्ग प्रस्तुत किया है, 3। इसका जो 3 वर्गीकरण माना है, कितने माना है, इसके उद्देश्यों पे जो है इसने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसका 3 रूप बताया है ना। वर्गीकरण में 3 रूपों का निर्धारण किया है, धारण किया है, ठीक है। जिसमें से पहला है हमारा, पहला क्या है, तो पहला है हमारा जो है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक शिक्षण। क्या है, पहला है
ज्ञानात्मक। हाँ ठीक है, पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण। ठीक है, लिखिए ज्ञानात्मक। ठीक है, पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लोग कॉग्निटिव टीचिंग भी कहते हैं, है ना। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे तो बीच बीच में इंग्लिश में सपोर्ट मिल जाता है कि पहला जो इसने वर्गीकरण किया है उसमें पहला क्या है हमारा, ज्ञानात्मक शिक्षण, है ना। अब इसमें क्या है, ज्ञानात्मक शिक्षण में क्या होता है, यानी नाम से याद हो रहा है ज्ञान आत्म। ठीक है, यानी ज्ञान को अपने अंदर लाना, क्या है, ज्ञान को अपने अंदर लाना है, ज्ञान को आत्मसात करना, यानी ज्ञानात्मक। ठीक है, तो इस ज्ञान को अपने अंदर लाने यानी ज्ञानी बनने के लिए, यानी ज्ञान को अर्पण करने के लिए, मतलब लेने के लिए इसको 6 चरणों में ही बांटा है कि आप जो है ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसको लिए उसने 6 चरण दिए हैं। ठीक है, यानी ज्ञानात्मक शिक्षण में इसको भी 6 चरणों में बांटा है। ठीक है, इसमें से पहला, जिसमें से पहला क्या है, तो पहला है आपका सबसे पहले ज्ञान, है ना। यानी ज्ञान का मतलब है कि सबसे पहले चीजों को देखो या सीखो। ठीक है, तो सबसे पहले पहले आपको क्या करना है, ज्ञान। ज्ञान के बाद दूसरा है आपका अवबोध, यानी चीजों को समझो, चीजों को समझो। उसके बाद जब समझ गया तो उसका क्या करो, प्रयोग करो। उसका क्या करो, प्रयोग करो, यानी ज्ञान, अवबोध, प्रयोग। उसके बाद जब इसमें समझ गया तो उसको विश्लेषण करो, यानी उसको एनालाइज करो। विश्लेषण, विश्लेषण यानी विश्लेषण का मतलब एनालिसिस, यानी आप अपने दिमाग में सोचो उसका और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ठीक है, विश्लेषण करो, और जब विश्लेषण हो गया तो फिर सारे ज्ञान को एक जगह जोड़ दो, यानी इकट्ठा कर लो, दैट इज संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण ही है। संश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, और जब सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में उसको इवेल्युएट करो, यानी क्या करो, उसको मूल्यांकन करो, यानी इसको हम लोग बोलेंगे मूल्यांकन। ठीक है, तो ज्ञानात्मक शिक्षण में हमारा 6 चरण हो गया। पहला आपका ज्ञान, दूसरा अवबोध, और तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, और लास्ट में मूल्यांकन। याद करिए, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, है ना। तो ये जो 6 चरण आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आएंगे ज्ञानात्मक शिक्षण के, किसके अंतर्गत, ज्ञानात्मक। ठीक है, अब ज्ञानात्मक के बाद आते हैं हम लोग का जो आता है भावनात्मक शिक्षण, है ना। इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, इतना लिखना है तो लिखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ज्ञानात्मक के बाद आता है हमारा जो दूसरा था इसमें, वो था भावनात्मक। ठीक था, भाव, ठीक है, भावनात्मक शिक्षण। ठीक है, अब भावनात्मक शिक्षण भी जो है हमारा, ये भी लगभग 6 चरण में बांटा गया है। ठीक है, इसका भी जो उद्देश्य है वो 6 चरण में पूरा होता है ना। तो इसमें भी बोलेंगे 6 चरण में उद्देश्यों का पूर्ति होता है ना। 6 चरणों में ही उद्देश्यों का पूर्ति होता है ना। जिसमें से पहला क्या है, तो पहला कहेंगे सर, इसमें पहला है आपका ग्रहण। ठीक है, यानी किसी भी चीज को अपने अंदर ग्रहण करो। जब ग्रहण कर लिए तो उस पर अनुक्रिया करो, यानी अनुक्रिया मतलब उस पर क्रिया करो, रिएक्ट करो।
अनुक्रिया। ठीक है, यानी जब कोई चीज हम लोग के अंदर आ गया तो उस पर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे ना, मतलब अनुमूल्यन। उसके बाद तीसरा होता है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन, अनुमूल्यन मतलब खुद से इवेल्युएट करो, सेल्फ इवेल्युएट बोलते हैं उसको, अनुमूल्यन। उसके बाद संकल्पना, चौथा संकल्पना। ठीक है, संकल्पना यानी उसको जो इमेजिनेशन करो, है ना। उसके बाद संगठन, मतलब चीजों को जोड़ो, संगठन। ठीक है, और संगठन के बाद लास्ट में जब सारी चीज हम लोग कर लेंगे तो इसके बाद क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है, चरित्र निर्माण। ठीक है, चरित्र निर्माण यानी कह सकते हैं कि भावनात्मक शिक्षण जो है हमारा 6 चरण में पूरा होता है, वो है ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन, चरित्र निर्माण। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आप जो हम लोग चलेंगे मनोगत्यात्मक शिक्षण। मनोगत्यात्मक शिक्षण एक तरह का साइकोमोटर टीचिंग। ठीक है, मनोगत्यात्मक शिक्षण, इसमें जो यहीं पे लिख देते हैं, तीसरा है इसका मनोगत्यात्मक शिक्षण। ठीक है, ठीक है, इसको भी 6 चरणों में बांटा गया है, यानी इसका भी उद्देश्य जो है 6 चरण में पूरा किया जाता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर उद्दीपन। क्या आता है, उद्दीपन, है ना। उसके बाद उद्दीपन यानी आपका एक्साइटमेंट, है ना। उसके बाद आता है उससे कार्यकरण। क्या आता है, कार्यकरण, कार्यकरण। ठीक है, कार्यकरण के बाद जो तीसरा होता है वो हमारा, वो होता है कंट्रोल यानी नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण, कोई दिक्कत। उसके बाद नियंत्रण के बाद आपका जो चौथा होता है समायोजन। सबको एक तरह से इकट्ठा कर लो, समायोजन, मिलाना। ठीक है, समायोजन के बाद जो हमारा पांचवा होता है वो होता है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण, ठीक है, स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण के बाद जो लास्ट में होता है वो, जब सारे इतनी चीज आ जाएंगे तो लास्ट में हमारा आदत निर्माण। आदत निर्माण, तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिला होगा कि आपका जो है जो तीनों भाग में बांटे हैं, जैसे ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञात्मक, तो हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए कम से कम 6 चरण दिए गए हैं। ठीक है, और इन 6 चरणों में आपको, इस स्टेप में आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि भावनात्मक के अंदर क्या है, मनोज्ञात्मक के अंदर क्या है, और ज्ञानात्मक के अंदर क्या है। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहीं तक आज रहने देते हैं। ठीक है, आगे का वर्गीकरण जो हम लोग कल देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।